वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ये कह लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए। तो ये सीरीज़ ये है कि आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम का होता है या संख्या पद्धति हिंदी में कहते हैं, उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल्स एंड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं सबको बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको भी शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि मैं एक बुक पार्टिकुलरली फॉलो कर रहा हूं इस चीज़ के लिए, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक, जो कि अरियंट का है, अंकगणित। तो उसका लिंक अगर आपको बुक मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में देख के। और बहुत ही सबसे अच्छा किताब है ये, मैं रिकमेंड करता हूँ इसे पढ़ने के लिए। और उसी का हेल्प लेके ये सीरीज़ भी बनाया गया है। लास्ट में वीडियो ख़त्म होने पे बुक का फ़ोटो भी आएगा, तो आप देख सकते हो उस बुक को और ख़रीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा अमेज़ॉन का या किसी का भी, अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम, ये संख्या पद्धति। तो सबसे पहला चीज़ इसमें हमें सीखने मिलता है डिजिट। डिजिट या कहते हैं अंक, जिसे कहते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सारे अंक हैं। किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों, मतलब ये 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग करते हैं, तथा इन 10 संकेतों को अंक कहते हैं। 10 संकेतों की पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है, को सार्थक अंक, जबकि शून्य को असार्थक। तो पता होना चाहिए कि 0 को हम लोग असार्थक बोलते हैं, बाकी 1 से 9 तक को सार्थक बोलते हैं। अब आते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होता है कि संख्या को व्यक्त करने वाले संख्याओं का समूह को संख्या कहते हैं। मतलब जो भी समूह बन रहा है उसको हम लोग संख्यात कहते हैं। जैसे कि इकाई, तिहाई, सैकड़ा, 10,000, हज़ार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, जो कि नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक नंबर था 2, 0, 8, 7, 6, 1, 4, 3, 5, ये हमने लिख दिया। अब इसको उल्टे तरफ से गिनते, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये क्या हो गया, 20 करोड़ 87 लाख 61,435। इस संख्या को ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक था। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ें चालू होती हैं, जिसके से सम्स भी आते हैं। तो चलिए उस चीज़ों को देखते हैं हम लोग। तो पहला है संख्या में अंकों का मान। तो संख्या में अंकों का मान, तो पहला मान होता है जातीय मान और दूसरा होता है स्थानीय मान। तो जातीय और स्थानीय फ़र्क क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 2, 4, 3, 5, 6। तो पहले सब नंबर को हम लाइन से लिख लेते हैं, 2, 4, 3, 5, 6। ये हो गया जातीय मान और ये हो गया आपका स्थानीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, जो 2 है, 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा, 4 का जातीय मान 4, 3 का जातीय मान 3, 5 का जातीय मान 5, 6 का जातीय मान 6। ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, जो लास्ट नंबर होता है उसको लिखेंगे आप, इसके बाद और कोई नंबर है नहीं है तो इसी तरह रह जाएगा। फिर 5, 5 के बाद कितने संख्या, 1, तो 1 जीरो बैठाएंगे। फिर 3, तो 2 जीरो, 4 तो 3 संख्या तो 3 जीरो, 2 के बाद 4 जीरो। तो इस तरीके से जातीय और स्थानीय मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक नंबर है जो आपके पास है यहाँ पे, जिसको आप यूज़ करके सीख सकते हैं तो कि इसका स्थानीय और जातीय मान क्या होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज कर दें और इसका स्थानीय मान और जातीय मान संग संग लिख लें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ये वीडियो क्वेश्चन लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है संख्या का प्रकार। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है याद रखने के लिए, क्योंकि सवाल आपको इसी तरीके से कभी कभी दे दिया जाता है, आपको नंबर नहीं डायरेक्ट लिख के 1, 2 नहीं लिख के उसका प्रकार बता दिया जाता है। तो सबसे पहला प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, मतलब सिंपल कि जिस नंबर से किसी को गिना जाता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है,
तो कुछ बड़ी बात नहीं थी इसमें, सब आ गया प्राकृतिक संख्या में, 1 2 3 4 5 जो भी नंबर को गिना जा सकता है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 5 आते हैं, लेकिन इसमें शून्य भी रहता है। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी पूर्ण संख्या में 0 भी आता है और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब ये होता है कि माइनस से लेके 0 प्लस सारे नंबर अगर एक साथ आ जाएं तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के, एक होता है घन पूर्णांक। घन पूर्णांक मतलब जो पॉजिटिव नंबर है, और दूसरा क्या हो गया, जो नेगेटिव नंबर्स है। तो 1 2 3 4 सब पॉजिटिव, -1 जितना भी है सब नेगेटिव। ठीक है, ये होगा ऋण पूर्णांक। शून्य ना तो घन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। शून्य पूर्णांकों संख्या का मान शून्य से कम तथा घन पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से अधिक होता है। बस ये याद रखना है। तो पूछा जा सकता है कि शून्य क्या है, तो शून्य ना ही ऋण पूर्णांक है ना ही घन पूर्णांक है। उसके बाद आता है हमारे पास सम संख्या। तो सम संख्या क्या है, जो संख्या 2 से भाग जाती है, जैसे 2 4 6 सबसे छोटी अंक ये। ठीक है, सॉरी सबसे छोटा 2 होता है। क्या प्रत्येक सम संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, जो भी सम संख्या है अगर मान लीजिए एक अंक से बड़ा हो जाए, सबसे छोटा क्या है 2, अब मान लीजिए 2 अंक का हो जाए 21 22 23 24, तो अगर इसका इकाई अंक, इकाई मतलब ये में अगर 0 2 4 6 8 होगा तभी ये सम संख्या होगा। सिंपल सा मतलब है, जिसके अंत में ये नंबर रहेंगे वही 2 से कटेगा। तो इसीलिए बता दिया गया, ये कुछ अलग से है नहीं, बट जानने लायक चीज़ है। विषम संख्या क्या है, जो 2 से नहीं कटता है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या वो संख्या है जो खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे कि 3 सिर्फ 1 से कटता है और 3 से कटता है। 5 7 9 ये सारे क्या है, विषम संख्या है। सॉरी, हम अभाज्य में थे। अभाज्य संख्या क्या है, जो सिर्फ खुद से कटे या 1 से कटे। जैसे 2 3 5 7, 7 किससे कटता है, 1 से कटता है और 7 से कटता है। 8 2 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, 8 से, इसीलिए वो अभाज्य नहीं है। 9 भी 3 से कटता है, अभाज्य नहीं है। 10 भी अभाज्य नहीं है। 11 अभाज्य, 12 नहीं 13 है। ठीक है, ऐसी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा, ये देखिए नीचे पॉइंट है, केवल 2 ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। केवल 2 ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य है तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है, जो संख्या 1 से मतलब 1 और खुद के अलावा से भी बाकी से भी कटे। जैसे 4 1 4 2 से कटता है, 12 1 2 3 4 6 12 से कटता है। तो इस तरीके को बोलते हैं भाज्य संख्या। अगला है सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी 2 या अधिक संख्याएं जिनमें 1 से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब देखिए, अगर 2 और 3 ऐसा कोई और नंबर है जो दोनों को भाग करता हो, नहीं, तो इसको बोलते सहभाज्य। सेम चीज़ 5 9 11 में कोई और है, नहीं, तो ये भी होगी सहभाज्य। 16 21 65 इसमें भी कोई ऐसा संख्या नहीं है कि तीनों को भाग करता है, इसलिए सहभाज्य हो गया। परिमेय संख्या क्या होता है, सिंपल सा मतलब है जिसको हम लोग बटा में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। बस लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि जो अगर P/Q फॉर्म में लिखते हैं, मतलब बटा में, बस इसमें होना क्या चाहिए, Q जो है, जो नीचे वाला है, कभी 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 3/0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 को 0 से भाग देना है, तो किसी भी नंबर से आप गुना करिए कभी भी 3 नहीं आएगा। तो 3/0 जो होता है वो हमेशा इन्फिनिटी होता है, ये अनंत कहते हैं हम लोग। लेकिन अगर किसी नंबर 0 को किसी से भाग दिया जाए तो हमेशा वो 0 आता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या की संख्या है जिसको हम लोग P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे आप ये सवाल दिया है पाई 22/7, तो आप कहेंगे 22/7 तो बटा में है, लेकिन ये 22/7 पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये हम लोग बस निकाल के रखे हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे। इसमें 2 तरीके से समझा जा सकता है।
कि अगर मान लीजिए पॉइंट आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और बाद में पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो मान लीजिए 2.131313 आ रहा हो, देखिए रिपीट हो रहा है, तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि जब 2.1326731893, ठीक है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जब ऐसा होगा तब इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये निकालने का तरीका है। और पाई का वैल्यू 3.14 भी हम लोग सिर्फ मानते हैं यूज़ करने के लिए कि जो वैल्यू है वो कभी निकलना नहीं है आज तक, इसीलिए। उसके था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वो है जहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का एक साथ अगर बनाया जाए एक लिस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है, बस यही है वास्तविक संख्या। अब हम लोग विभाज्य करेंगे। कोई नंबर है जिस नंबर को किसी तरीके से किससे विभाज्य हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर 262 है, तो ये 2 से कटता है कि नहीं, 3 से कटता है कि नहीं, 4 से कटता है कि नहीं, 5 से कटते हैं, ऐसे करके हम लोग को देखना पड़ेगा। तो उसका एक तरीका है। तो सबसे पहले 2 का सीखेंगे हम लोग। कोई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसकी इकाई अंक सम अंक हो। मतलब जो इकाई संख्या है, मतलब आखिरी संख्या, जो जैसे यहाँ पे आखिरी संख्या क्या है, 2 है, तो अगर ये 2 आखिरी संख्या अगर सम संख्या मतलब 2 से कटे, अगर इकाई संख्या 2 से कट रहा हो या 0 हो, तो वो संख्या पूरा 2 से विभाजित होगा। 3 के लिए क्या करेंगे हम, जैसे 465 है, 465 को जोड़िए आप लोग, 4 6 10, 10 5 15, तो ये 15 है, ये 3 से कटता है, तो ये जो संख्या है हमारा, ये भी 3 से कटेगा। फिर इसको जोड़िए, 3 1 4, 4 3 7, 8 7 15, उसको जोड़ेंगे तो ही 15 आएगा। तो 15 जो है जोड़ के वो 3 से कटता है, मतलब ये वाला संख्या भी 3 से कटता है। 4 के लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि 2 में हम लोग लास्ट अंक देखते थे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, आखिरी के 2 अंक देखेंगे। अगर ये 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं, 64 4 से भाग होता है, तो ये संख्या भी कटेगा। 5 के लिए क्या होगा कि इकाई संख्या जो होगा, चाहे तो 0 होगा चाहे तो 5 होगा, ठीक है। 6 के लिए क्या है कि देखिए जो संख्या 2 से भी कटे और किससे कटे, 3 से कटे, तो वो 6 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। जैसे 12 देखिए 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, तो ये 6 से कटेगा। लेकिन अगर आप 14 देखिएगा, तो 14 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता है, तो ये 6 से नहीं कटेगा। अब देखिए 7 वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट है या थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट सीख सकते हैं हम लोग। तो क्या तरीका है, सीख लेते हैं पहले। कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम अंकों को दोगुना करके, तो पहले एक अंक ले लेते हैं, ये वाला हम लोग, 2 4 2 9। क्या बोला है, जब किसी संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके, अंतिम अंक कितना है 9, 9 को हम लोग दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, दुगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या से घटाया जाए, तो शेष अंक कितना बच गया हमारा 242, जो यहाँ पे लिखा है 242 को किससे घटाना है, 18 से, तो ये आपका आ गया 224। और इससे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो, घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 7 से घटाया जाए, 7 से भाज्य हो। क्या बोला गया कि अगर दुगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इससे प्राप्त शेषफल 7 से विभाज्य हो, ठीक है। जैसे अब ये हम लोग अंक था, तो 9 से हमने पहले गुना किया, शेष अंकों की संख्या कितनी है 242, तो शेषफल कितना आ गया 242 माइनस 18 224। तो 224 7 से कटता है, अगर काटेंगे तो 7 से कटेगा ये, तो 7 से कटेंगे हम लोग 224 को 3 बार में, तो कितना आया 224, 3 बार में 21 से कटा 1, 14 2, तो ये 14 से 2 बार में कटेगी, ये कट रहा है मतलब, तो ये संख्या जो होगी वो डिवाइड होगी किससे, 7 से।
इस तरीके से इसको हम लोग 7 के रखें। तो क्या करेंगे, पहले आखिरी संख्या को 2 से गुना करेंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको इससे घटा देंगे। जो भी आएगा घट के अगर 7 से भाग जा रहा है तो पूरा संख्या 7 से भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला 8 से। 8 के लिए क्या है कि जैसे हमने 2 का किया था, 4 का किया था, तो 8 का हम आखिरी 3 अंक देखेंगे। अगर 8 का आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरा का पूरा विभाजित होगा। उसको भाग करते 2 से कटेगा 16 बार में, बचा 3, 32, 4 बार में कट गया, तो ये पूरा संख्या जो है 8 से कटेगा। 9 3 की तरीके से है, सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितना आएगा, अगर 9 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या 9 से कटेगा। इसको अगर हमने जोड़ा सबको अलग अलग अंक करके तो 18 आया जोड़ के, तो 9 से विभाजित है। 10 से कटने के लिए उस संख्या के आखिरी में 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तब कटेगा। 11 से कैसे करेंगे? 11 का देखिए, ये जो संख्या है 7, पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे तो समझ आने में सुविधा होगा। तो ये जो संख्या देखिए, इसको नंबरिंग करते हैं। एक संख्या, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये 7वां। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जितने भी सम संख्या में या विषम संख्या में अंक है, सम संख्या मतलब 2, 4, 6, इसमें सम संख्या में देखिएगा, सम संख्या का जो पोजीशन है वो 2, 4, 6, 2 में क्या 1 है, 7 है, 6 है। देखिए 1, 7 और 6 हमने जोड़ा है तो 14 आया है। विषम संख्या में क्या क्या है, 7, 2, 3, 2 है ना, 2, 3 जोड़ा है तो ये 14, 14। तो अगर इन दोनों को अलग अलग जोड़ते हम लोग, सम संख्या पे जो सम स्थान पे जो है और विषम स्थान पे जो है, उन दोनों को घटाएंगे तो चाहे तो वो 0 आ जाए या ऐसा संख्या आता जो कि 11 से भाग जा रहा हो तो वो संख्या पूरा भाग जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 22 आता तो 22 11 से कट रहा है, मतलब ये संख्या पूरा कटेगा, और 0 11 से भाग जाता है तो इसलिए वो भी कटेगा। ठीक है, तो ये विभाजित कैसे करते हैं ये हमने सीख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। संख्या की अभाज्यता की जांच। संख्या की अभाज्यता की जांच मतलब कि कौन सा संख्या अभाज्य है, कौन सा नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए इसमें सॉल्व करने की क्या है, जैसे कि मान लीजिए 247 है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 247 के पहले सबसे छोटा कौन सा एक नंबर है जो किसी का स्क्वायर है। तो अगर आपको याद हो तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये इससे बड़ा है मतलब नहीं होगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, देखिए जस्ट इससे छोटा 16 कर देते तो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए 15 लेंगे, 15 इससे छोटा है तो ले लेंगे। तो अब देखिए 15 के पहले कौन सा अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या इनमें से कोई भी ऐसा नंबर है जो इसको भाग देता हो। अगर ये भाग चला गया तो ये अभाज्य नहीं है, और अगर भाग नहीं गया तो ये संख्या अभाज्य है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या 247 अभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं, ये सारे, तो आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए। तो वीडियो पॉज कर लीजिए थोड़ा देर के लिए, फार्मूलाज लिख लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा फॉर्मूला। अब हमारा अगला है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना मतलब कितने सारे गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे कि सिंपल समझने की मतलब ये है कि ये 30 का पावर 11 है गुने 22 का पावर 5 है। तो हमें ऐसा करना है कि हम इसको एकदम छोटे से छोटे फॉर्म में लिख लें। जैसे 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 15, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। तो इससे छोटा और ये हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हमें ऐसा करके लेके आना है कि जो लास्ट में जो संख्या बच रहा हो,
अब उसके बाद वो और भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं अगर, तो 2 गुने 3 गुने 5, तो अब इस सबको लिख लेंगे। 30 को लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 हमने किया है। 22 को 2 गुने 11 और नहीं घटेगा 11। 34 को 2 गुने 17। फिर सबके पावर्स को अलग अलग लिख सकते हैं, ऐसे 2 का पावर 11, 3 का पावर 11, 5 का पावर 11, 2 का पावर 5, 3 का 11 का पावर 5, 2 का पावर 11, 11 17 का पावर 11। फिर जितना भी देखिए 2 है, 1 2 2 2 3 2, तो इसके जितने ऊपर जो नंबर्स है इसको पावर बोलते हैं हम लोग। ये 11, ये यहाँ पे 5, यहाँ पे 11, सबको जोड़ देंगे ऊपर। तो 11 5 16, 16 11 27, 2 का पावर 27। तो 3 का पावर 11 और 3 कहीं से 11 रह गया। 5 का पावर 11 और कहीं 5 इसलिए 11, 11 का पावर 5 ऐसे 17। अब देखिए सबके ऊपर कुछ ना कुछ जितना भी बचा है, 27 11 11 5 11, तो अब जितना भी लास्ट में बचा है सबका ऊपर जो पावर बच रहा है सबको जोड़ देंगे। 11 27 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 11, तो जोड़ के आ गया हमारा 65। तो इसके 65 गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं आगे। भाजकों की संख्या, याद रखिएगा ये गुणनखंड थे और ये भाजक थे, मतलब कितना इसमें डिवाइड, कितना नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को, कितना नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेम तरीके से 216 को तोड़ेंगे इतने छोटे छोटे भाग में कि लास्ट में जो बचे, तो यहाँ पे 3 2 बचा था और 3 3 बचा था, तो 2 का पावर 3 हो गया, 3 का पावर 3 हो गया, तो ये हमारा 2 संख्या होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, तो पूछा भाज्य कितना है, मैं समझाता हूँ आगे क्या बोलना चाहता था मैं, कि ये अगर भाग पूछा जाए भाज्य कितना है, गुणनखंड बोलते तो खाली जोड़ देते आ जाता है आंसर। अब पूछा है भाज्य, तो भाज्य क्या करेंगे, इसमें भी 1 जोड़ेंगे और इसमें भी 1 जोड़ेंगे, फिर गुणा कर देंगे। 3 + 1 4, 3 + 1 4, आ गया 16। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे 7 होता, 7 का पावर 2, तो यहाँ पे इस 4 में एक और गुना होता 2 + 1 मतलब 3, तो 48 आ जाता। ठीक है, याद रखिए जितना भी गुणनखंड लास्ट में बनेगा अभाज्य संख्या का, सबका पावर 1 करेंगे और प्लस आ करके जोड़ देंगे। याद रखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइए कभी भी। ये गुणनखंड के लिए था और ये भाजक के लिए, कितना नंबर इसको डिवाइड करता है। भाजक मतलब यही होता है कितना नंबर इस पूरे संख्या को भाग करता है। गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करें। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि 5 गुने 2 बराबर 10 होता है। तो जितना भी 5 और 2 का संख्या बनेगा उतना सारा शून्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो इसमें एक सवाल, 2 टाइप के सवाल आते हैं जो मैं को थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके का सवाल हो, आपको दिया जाए कि 12 गुने 18 या गुने 15, मान लीजिए इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सा नंबर 2 से भाग जा रहा है, कौन सा नंबर 5 से। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 6, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 9 और इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5। 2 गुने 3, 6 के लिखे 2 गुने 3, 2 गुने 9 और 3 गुने 5। देखिए 5 और 2 सिर्फ एक ही बन रहे, तो इसमें एक ही जीरो आएगा लास्ट में। ठीक है, अब ये हम इतना चेक करने से अच्छा क्या करेंगे, देखिए आपको ध्यान देना होगा बस कि ज़्यादा 2 है कि ज़्यादा 5। कितने ज़्यादा 2 है, समझ में से देख के समझ आएगा ज़्यादा 2 हो रहा है। तो अब फिर गिन लीजिए कितना सारा 5 है, जो कम रहेगा उसको काउंट कर लीजिए। अगर 5 कम है तो 5 को काउंट कर लीजिए, तो जितना सारा 5 होगा उतना 0 होगा। अगर मान लीजिए 2 कम आता, 5 ज़्यादा आता, तो फिर 2 को काउंट कर लेते, उतना ही 0 आता। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये था बेसिक्स टाइप पूरा, जो भी टाइप आपको क्या कहते हैं हम लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और इसके बाद हम सीखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का टाइप आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। तो चलिए उस टाइप क्वेश्चंस के टाइप को हम लोग अब सीखते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप है हमारा संख्याओं पर आधारित साधारण प्रश्न। तो संख्या के आधार पर साधारण प्रश्न, तो कुछ सिंपल सवाल है। पहला है उदाहरण 5 ही डायरेक्टली है कि इतना में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान या जातीय मान के अंतर
का जातीय मानों का अंतर क्या है, तो 7 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, 7 का जातीय मान, तो 7 का 7 ही हो जाएगा स्थानीय मान। तो अब देखिएगा 7 के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4, 7 के बाद कितना जीरो लगेगा, 4 जीरो, 1 2 3 4 माइनस 7 करेंगे तो ये आ गया अंतर। 0 और 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है, ये तो डायरेक्टली लिख लेंगे हम लोग कि कौन सा अभाज्य संख्या है, और उसका काउंट कर लेंगे, 2 3 5 7 जो भी है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, तो इसमें जो परिमेय संख्या होगा, मैं आपको क्या सिखाया था कि रिपीटेशन होना चाहिए, आपको साफ दिख रहा है कि इसमें रिपीट हो रहा है ये चीज़ पॉइंट के बाद, तो ये मेरा परिमेय संख्या है, इतना कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं है अपने को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है, ठीक है। तो 25 से विभाज्य संख्या करने के लिए क्या होता है कि जो लास्ट के 2 संख्या होते हैं, ये आप ध्यान रखिए, जो लास्ट के 2 संख्या होते हैं अगर ये 25 से भाग जाएगा तो ये कुल के कुल 25 से भाग जाएगा, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अगला सवाल है, यदि 2 स्टार 4 3 5 9 से पूर्णतः विभाजित है, तब स्टार की जगह पे, मतलब यहाँ पे एक ऐसा कौन सा संख्या हम लोग बैठाएंगे कि जिससे ये भाग हो जाए, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग x बिठा देते हैं, जहाँ पे ये बिठा दिया गया है, ठीक है। तो मैंने 9 के लिए क्या सिखाया, सबको जोड़ेंगे और अगर 9 से भाग चल जाए तो संख्या आ जाएगा, तो 2 + x + 4 + 3 + 5, तो अगर सबको जोड़ेंगे 4 3 7 7 5 12 तो 14, 14 + x, तो देखिए 14 आ गया। तो अब 14 के बाद कौन सा ऐसा संख्या है जो कि 9 से भाग जाता है, 14 के बाद कौन सा संख्या, 18, तो 14 में कितना जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 4 हम जोड़ दिए तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, संख्या के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न, मतलब दिया रहेगा ये संख्या बड़ा वो छोटा ऐसे करके, तो उसके लिए चीज़ जानना पड़ेगा हमें, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल गुने प्लस शेषफल। तो मान लीजिए कोई एक संख्या है, ऐसे मान लेते हैं हम लोग 5 को अगर 2 से भाग करना है तो 2 बार में कटेगा 4 1, तो 2 हमारा क्या है भाजक, भागफल भी हमारा यहाँ पे 2 है और शेषफल 1 है, और भाज्य कितना है 5, तो ऐसे इसको माना जाता है, ठीक है। अब बोला क्या है, 2 संख्याओं के योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो संख्या बताएं। 2 संख्या पहले मान लेंगे a तथा b, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 46, तो a + b = 46 और a - b = 14। अब देखिए इसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका सॉल्व करने का ये है कि अगर a + b = ऐसे 46 हो और a - b = 14 हो, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो +b - b कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a = 46 + 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 60, तो a बराबर आ गया 30, ठीक है। तो अगर a बराबर 30 है तो आप बैठा दीजिए कहीं पे भी, तो 30 + 20 = 46, तो b बराबर 46 - 30 = 16। तो इस तरीके से सॉल्व करें, 2 नंबर कितना हो गया 30 और 16, देखिए है ना आंसर। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि b का वैल्यू यहाँ से निकाला है, फिर इस b के वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया है और सॉल्व कर दिया है। तो जैसे आपको अच्छा लगे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा आसान तरीका है। अगला सवाल, 2 संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रमशः 23 तथा 28 है, तब संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो बोला गया है 2 संख्या हैं, तो मान लेते हैं a, बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b। ऐसा इसलिए लिखा गया है कि ये अंतर दिया हुआ है, मतलब बड़ा से छोटा को घटाना पड़ेगा इसीलिए। तो गुणनफल a गुने b 93 है और a - b 28 है, ठीक है, ये है। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर का, ये क्या है a² + b² - 2ab। अब हमने ऐसा क्यों किया, ये फॉर्मूला क्यों बिठाया, क्योंकि देखिए हमें पूछा क्या गया है कि दोनों संख्या के वर्गों का योग, तो वर्ग का योग इसमें है और ये दोनों वैल्यू हम लोग को पता है, a - b बराबर पता है और a × b भी पता है। तो हम बस यहाँ फॉर्मूला बिठा देंगे 28 का स्क्वायर, a + ये निकालना है हमको, a b का वैल्यू। अब ये + b को यहाँ रखेंगे, ये माइनस में से रख के प्लस में जाएगा, 28 × 28 + 186 गुना करके दोनों को जोड़ेंगे आएगा 970। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये तरीका याद नहीं है आपको
तो फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 28 प्लस बी, माइनस बी तरह का प्लस हो गया। अब हमारे को दिया हुआ क्या है, a इंटू बी बराबर 93। तो a की जगह बिठा सकते हैं 28 प्लस बी 93, और ये b गुना में था यहाँ पे यही वाला b, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 28b, है ना। एक और b इससे गुना कि बी स्क्वायर, एक और b इससे 28b, ये प्लस 93 था इधर आके माइनस 93 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए, इसको गुना करके कितना है 93, और सब घटा के 28। घटा के क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस, अगर ये प्लस का साइन होता तो हमें प्लस करके लाना पड़ता। तो सिंपल सा लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर प्लस 28 को लिख सकते हैं 31 माइनस 3 इंटू बी माइनस 93 इक्वल टू 0। तो ये बी स्क्वायर प्लस 31b माइनस 3b माइनस 93 इक्वल टू 0। तो b कॉमन लेंगे तो b प्लस 31, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो b प्लस 31 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका b प्लस 31, और ये आ गया b माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ से b निकल गया मेरा 3। तो अगर b 3 है तो a इंटू बी कितना है मेरा 93, तो a इंटू 3 इक्वल टू 93। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 93/3 मीन्स 31। तो इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, दोनों को ऐड करिए, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो b का स्क्वायर होता है 9 और 31 का स्क्वायर होता है 961, जोड़ेंगे तो 970। तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट यह आसान तरीका है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमको ये याद होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला बोला था लिखने के लिए, तो प्लीज़ लिख ले सारा फॉर्मूलाज। अगला सवाल है, वह संख्या ज्ञात कीजिए यदि 1265 से भाग दिया जाए तो भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो क्या बोला गया है, एक संख्या हमें ज्ञात करना है जिसे किससे भाग देना है हमको, इससे। तो कितना से 84 और 5। तो क्या करेंगे हम लोग, भाज्य हमें पता है 1265 है, भागफल भी हमें पता है, शेषफल भी हमें पता है ना। हमें खाली निकालना क्या है, भाजक। तो फॉर्मूला में क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल गुने शेषफल। तो भाज्य हमारे 1265 है, भाजक हमें नहीं पता है, भागफल मेरा 84 प्लस 5। तो ये पहले 5 प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर भाजक गुना में है, भाजक से 84 गुना में है, तो भाजक बराबर 84 इधर भाग में आ जाएगा। तो 1260/84 15। तो भाजक मेरा कितना हो गया 15। ठीक है, अगला सवाल है, विभाजन के प्रश्न में विभाजक भागफल का 3 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है। मतलब एक सवाल है विभाजक का, जिसमें क्या है प्रश्न, विभाजक जो विभाजक है मतलब भाजक भागफल का कितना है 3 गुना है, जो भी ये भागफल था उसका 3 गुना है, और शेषफल का 6 गुना है। तदनुसार शेषफल 2 हो तो उसमें भाजक है। देखिए हमें भाजक बराबर क्या पता है, 6 गुने शेषफल, और भाजक बराबर 3 गुने भागफल। ठीक है, तो शेषफल हमको पता है 2 दे दिया इन्होंने, तो 2 6 गुने 2 बैठा दिए, तो भाजक निकल गया हमारा। अब हमको क्या पता है, भाजक बराबर 3 गुने भागफल। तो भाजक बटा 3 बराबर लिख सकते हैं भागफल। तो भाजक हमारा कितना निकला 12, 12/3 4। तो हम मेरे पास भाजक भी है, भागफल भी है, शेषफल भी है, तो भाज्य निकलेगा नहीं, इस फॉर्मूला में बिठाएंगे तो बस इस तरीके से आंसर आ गया। तो इस टाइप के सवाल आते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है, क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो क्रमागत संख्या मतलब क्या होता है, लगातार संख्या, मतलब एक तरीके से संख्या, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 भी क्रमागत है, 1 3 5 भी क्रमागत है। क्योंकि 1 3 5 इसलिए क्रमागत है क्योंकि सब में देखिए 2 का भाग चल रहा है। तो ये एक तरीके से संख्या है हम लोग जो निकाल सकते हैं, और ये तब होगा जब, अच्छा नहीं, उसको हम लोग ये समांतर बोलते हैं। जब ऐसे अलग अलग होता है समांतर बोलते हैं। इस क्रमागत मतलब लगातार, सिंपल 1 2 3 4 ऐसे लगातार हो अगर तो क्या बोला गया, पहला चीज़ क्या है, किसी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं या सम संख्याओं या विषम संख्याओं या समान अंतर वाली श्रृंखला के कुल पदों की संख्या। मान लीजिए अगर आपको पहला और अंतिम संख्या दिया हो तो वो कितने सारे संख्या हैं, मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमको
बोल दिया जाए कि 60 से लेके 90 तक कितना सारा संख्या निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? 90 अंतिम संख्या है, 60 प्रथम संख्या है, बटा समांतर। समांतर मतलब होता है कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, जितना का भी हो, प्लस 1। तुम्हारी ऐसा संख्या निकालने बोला जाए जो कि 3 से भाग जाता है, तो क्या करेंगे? 90 माइनस 60 बटा 3 प्लस 1, तो कटा कितना बार में? 30 आएगा, प्लस 1, तो यह आ गया आपका 10 प्लस 1, कुल संख्या कितना हो गया? 11। अब श्रृंखला के सभी पदों का योग, अगर सभी पदों का योग पूछा जाए तो क्या करेंगे? हमने लगातार संख्या दिया है, सबका योग पूछा है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, 90 प्लस 60 बटा 2 गुने n, n मतलब 11 जो हम लोग के पास था, तो 150 बटा 2 गुने 11। ठीक है। अब बोला प्रथम, अगला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से रहे तो उसका योग कितना है? n मतलब होता है कितना सारा संख्या है, तो कितना? 5 है। फार्मूला बैठा के देख लो, 5 गुने 5 प्लस 1 बटा 2, ये पहला फार्मूला था, तो 5 गुने 6 बटा 2, तो 2 से कटा 3 बार में आ गया 15। तो इन पाँचों संख्या का योग कितना है? 15। जोड़ के देखिए, 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। ठीक है। अगर n प्राकृतिक सम संख्या हो, लेकिन ध्यान रखिए ये शुरू से है, ऐसा नहीं कि अगर 5 से चालू फॉर्मूला बैठा दी हम लोग ने निकाल दिया, ऐसा कभी मत करिएगा। अगर 1 से चालू हो रहा है तभी यूज़ होगा, ये तो नहीं यूज़ होगा। n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम प्राकृतिक संख्या मतलब सम मतलब 2 4 6 8 है, 3 है, 3 संख्या 3 का बैठाइए, 3 ये फॉर्मूला में लगा के, तो 3 गुने 4 मतलब 12, जोड़िए 6 4 10, 10 2 12। अगर विषम हो तो n स्क्वायर, मतलब अगर यही 1 3 5 रहेगा तो स्क्वायर, तो 3 है तो 9, 5 3 8, 8 1 9, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब अगला है 1 से लेकर n तक प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग। ठीक है, तो क्या बोला है? अगर 1 से लेकर n तक वर्ग है, जैसे मान लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऐसे रहा, तो इसका फार्मूला क्या है? लेकिन 1 से शुरू होना चाहिए। ये है फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है। अब 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों मतलब क्यूब का योग, क्यूब अगर रहा, ये एक स्क्वायर जब उसकी जगह पे क्यूब है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब ऐसे लाइन से रहा, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है। अब 1 से लेके n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, मतलब अगर जैसे कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर नहीं हो गए, चाहे तो अगर 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो, या 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अलग अलग हो, तो इन दोनों का योग कितना होगा? ये वाला। यहाँ पे देखिए n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 था, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1, n प्लस 2 है, 2n प्लस 1 की जगह पे n प्लस 2 है, डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6। तो ये गुना में सारा याद रखिएगा, n इंटू दिस, ये दिस। तो आप इस तरीके से इसको याद रखिए, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। अब इस पर सवाल देखते हैं। 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग, सिंपल 1 से सभी संख्याओं तक का योग तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। क्या बोला? 1 से लेके 100 तक सभी सम संख्याओं का योग, तो 2 फॉर्मूला है, एक तो n इंटू एन प्लस 1 फॉर्मूला डायरेक्ट, लेकिन उसके लिए हमको n इंटू एन चाहिए। तो n कैसे निकालते थे हम लोग? अंतिम संख्या 100 है, पहला संख्या 2 होगा, क्यों? क्योंकि सम संख्या 2 4 6 100 तक, 100 भी एक सम संख्या है, 2 एक सम, शुरू यहाँ से हो रहा है, बटा सर्वांतर। सर्वांतर में क्या बताया था मैंने कि इसके बीच का जो अंतर है, कितना अंतर है? सब में देखिए 2 का अंतर, तो बटा 2 प्लस 1, तो 100 माइनस 2 बटा 2, तो कितना? 98 बटा 2, 49 प्लस 1 50, फॉर्मूला में n इंटू एन प्लस 1। अब बोला गया है कि इसका मान निकालें, तो इसका मान पहले कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे देखिए लगातार है ये, तो सबसे पहले इसमें कोई सम विषम ये सब लगातार है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि कितना सारा इसमें संख्या है, तो कैसे निकालेंगे? अंतिम माइनस प्रथम बटा
5, 5 क्यों? क्योंकि इसके बीच में अंतर देखिए 5 का है, ठीक है। तो ये 5 बैठा देंगे हम लोग, प्लस 1 12 आ गया। उसी तरीके से अभिष्ट योग, योग का क्या बताया था मैंने कि अंतिम जोड़ अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुने n, n मेरा 12 निकला था, बिठाया हमने, आंसर आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा ये सवाल सॉल्व करने से पहले, और ये कोशिश करिए 2-3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, वीडियो पॉज करके अभी नोट डाउन कर ले सवाल को, ताकि आपको याद रहे हमेशा। अगला सवाल हमारा क्या है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तब ठीक मध्य वाली विषम संख्या कौन सी है? तो बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्या, इसका योग कितना है 145, तो मध्य वाला, तो विषम संख्या x, x+2, x+4। अब आप क्या करिएगा, कभी क्रमागत आपको बोल दिया है तो आप सिंपल सोचिएगा चाहे x+1 जोड़ देते हैं, कभी नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप विषम संख्या ध्यान दीजिएगा तो पहला 1 है तो अगला कितना है 3, 2 का डिफरेंस है, तो अगर पहला x है तो अगला कितना होना चाहिए x+2, फिर x+4, x+6, x+8, इन सब का योग कितना है 145। देखिए कितना सारा x है, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 5x और 2, 4, 6, 8 जोड़ेंगे 20 आएगा। तो 20 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 145 माइनस 20 कितना होता है 125, x बराबर 125/5, तो 25, ठीक है। तो इस तरीके से 25 आ गया। अब बोला मध्य, तो मध्य में कौन सा है 1, 2, 3, ये मध्य वाला है, इधर भी 2, इधर भी 2, तो बीच में पड़ गया, तो x+4, तो 25+4 29, तो 29 हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है 1² + 3² + 5² फार्मूला स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था n × n+1 n/2 2 से, ये क्या है देखिए विषम संख्या सारा, अगर ये बीच में 2 भी होता तो यहाँ पे 2n + 1 हो जाता है ना, फॉर्मूला में जो पीछे बताया था मैंने। तो ये सब ध्यान रखने की बात है, प्रैक्टिस करने की बात है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा है। विभाज्यता एवं अनुप्रयोगों पर आधारित प्रश्न, तो इसमें क्या है कि एक तरीके का नंबर रहेगा जिसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया रहेगा कि मान लीजिए अगर ऐसा कुछ लिखा हो पहला में n का कोई भी मान हो n के लिए, तो ये जो मेरा नंबर है x⁴n - a⁴n, अगर ऐसा कुछ रहा तो ये हमेशा x - a से भाग जाएगा, ये हर के लिए है। लेकिन अगर ये वाला x में से सबके लिए भाग जाएगा, जब भी माइनस है तो हर माइनस के लिए ये भाग जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 15 का पावर अगर 17 है तो माइनस अगर 13 का पावर 17, देखिए दोनों का n सेम है, तो ये जो संख्या है, ये पूरी संख्या, ये हमेशा किससे भाग जाएगा 15 - 13 से, मतलब 2 से, ठीक है। अगर मान लीजिए n सिर्फ सम है, क्या है सम, अब देखिए x - a के लिए ख़त्म हो गया, अब हमें करना है x + a के लिए, तो ये x + a से विभाजित होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि n जो मेरा है वो है विषम, अगर ये सम होता तो ये भाग चला जाता। तो सबसे पहले ज़्यादा समझिए क्या करिएगा आप, देखिए ऐसे लिख लीजिए, सबसे पहले हर चीज़ को 2 बार करना है। देखिए जिससे पहले माइनस का है, सबसे पहले आप माइनस लिख लीजिए, 17, ये 18, एक बार सम विषम और एक बार प्लस में विषम, इक्वल टू 15 - 13, 15 + 13 और 15 + 13। तो देखिए ऊपर का दोनों इधर का बाएं तरफ का सेम, नीचे का दोनों बाएं तरफ का सेम, ये दोनों माइनस, ये दोनों प्लस, बस ये जो चीज़ है ये डिफरेंट हो रहा है। तो ये वाला 15 - 13 से भाग होगा, अगर यहाँ माइनस है तो कुछ भी हो ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमेशा माइनस से भाग जाएगा ही। अगर यहाँ माइनस है और इधर प्लस है तो ये कब भाग जाएगा? जब ये विषम हो। और अगर यहाँ पे प्लस है तब ये प्लस वाले से कब भाग जाएगा? जब ये विषम हो। तो आप इसको याद रखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूज़ करने के लिए आएगा। तो अब इस पे सवाल है, पहला सवाल क्या हमारा, संख्या 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिसे वह 27 से ठीक ठाक विभाज्य हो जाए? मतलब 2055 में क्या जोड़े हम लोग 27 से भाग हो जाए?
तो इसे मैं एक तरीके से समझा सकता हूँ आपको। इस तरीके से देखिए, मान लीजिए 14 में, ये 14 नहीं 16 में क्या जोड़ा जाए कि 3 से भाग हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले 16 को 3 से भाग देंगे, तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 15 1 आया, तो 1 में कितना जोड़ेंगे 3 से कट जाएगा 2, तो इसमें भी अगर 2 जोड़ देंगे 18 आएगा, 3 से कट जाएगा। सेम तरीका इसको भी लगाना है हमें, तो भाग करिए, 27 से आया कितना 3, 3 में और कितना जोड़ेंगे 27 से भाग हो जाएगा, सबसे पहले 27 ही है, 24 अगर जोड़ देंगे 27 से भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। 5 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की 91 से पूर्णतः विभाजित, 5 अंक पहले संख्या लिख लीजिए, उसको 91 से भाग करिए, बचा 81, ठीक है। तो अब वही बात हो गया कि 5 अंकों के सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो लास्ट में कितना बच रहा है 81, तो अगर 81 इसमें से घटा दिए होते हम लोग तो ये कट जाता है ना। ये इस तरीके का मतलब हुआ कि 16 में कितना अगर घटा दे कि 5 से वो कट जाए, तो 3 से कट जाए सॉरी, तो ये 5 बार में कटा, 15 आया 1, तो अगर 1 इसमें से घटा देते हम लोग, जितना शेष बचा है तो ये कट जाता, 15 आ जाता, इसी तरीके से हो गया। अगर इसमें जोड़ने का बात होता तो ये और ये 6 अंक हो जाएगा, अगर इसमें अगर हम लोग कुछ जोड़ देते हैं तो ये 6 अंक का बन जाता है, इसीलिए हम लोग घटा रहे हैं। अब ये बोला है a + 1 का पावर 4 - a का पावर 1/4 किससे विभाजित है, तो हमें क्या पता है कि ये जो रहता है जब माइनस और ऊपर अगर सम संख्या है तो ये किससे विभाजित होता है, माने के लिए x + a से विभाजित है। तो हमारे यहाँ पे x क्या है a + 1 और ये है a, तो इन दोनों अगर जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा a + 1 + a, तो 2a + 1, ठीक है। अब ये माइनस से, जैसे कि मैंने क्या सिखाया था, अगर ये माइनस हो तो माइनस तो हर केस के लिए डिवाइड होता है, तो अगर इसको माइनस करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, 1 ऑप्शन में है नहीं। अब ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 13 का पावर 45 + 5 को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ये देखिए दोनों प्लस में है, तो हमको इस तरीके से यहाँ पे प्लस में करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 4 है ना, 43 का पावर 45, 1 + 4 लिख दिए हमने, तो ये हो गया 43 + 45, 1 का पावर 45 + 4, ठीक है। तो ये दोनों प्लस में है, ऊपर विषम संख्या है, तो ये हम लोग कब यूज़ करते थे, अगर ये दोनों ऊपर विषम है बीच में प्लस है तो नीचे वाला भी प्लस वाला आता था। आप बैक करके देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस में है और ये n विषम में है ना, पावर विषम में, तो किससे विभाजित हो रहा था x + a से, तो 44 को लिख सकते हैं 43 + a, तो इससे ये विभाजित हो रहा है, मतलब ये वाला जो संख्या है ये पूरा कट रहा है, तो शेष कितना बच रहा है के पास 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको तीनों कंडीशन याद रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से इसको सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके हमें समझ में आएगा क्या हो रहा है। और ये एक क्वेश्चन जैसे मैंने समझाया है, इससे शायद ये समझ में उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो अगर आपके पास कोई किताब है तो उसमें आपको सवाल मिल जाएंगे, तो उससे प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज़ आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, आपको हम भेज देंगे सवाल। और नहीं तो आपके पास ये बुक आपके पास है तो इसमें काफ़ी सारे सवाल्स मिल जाएंगे एक्सरसाइज में, जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है प्लीज़ ये बुक ले ले, बहुत बेटर है आप लोगों के लिए। या आपके पास कोई और भी किताब है तो आप सॉल्व कर सकते हो उससे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसका एक बहुत ही आसान तरीका भी है जो मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे देखिए ये 43 है, तो 43 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 44 - 1 का पावर 45 + 5। तो जितना भी अब नंबर आएगा इसको 44 से भाग करना है, सारा का सारा 44 से कटेगा, लेकिन बच क्या जाएगा -1, तो -1 + 5, तो ये हो गया आपका 4, 4 हमेशा कटेगा। अगर ये मान लीजिए 45 होता तो लिखते 44 + 1, तो ये 6 बचता। 4 के ऊपर 44 से भाग करेंगे तो भी शेष कितना बचेगा 4। तो सिंपल तरीका है, बट प्लीज़ इसको भी ध्यान रखें, काम आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया
हमें किससे भाग करना था, 44 से। तो हम लोगों ने 43 को लिख दिया 44 माइनस 1, लास्ट में बचा कितना, -1। तो ये -1 है, यहाँ पे हमने बिठा दिया और इसको जोड़ दिया। अब बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा ये बात का कि अगर यहाँ पे ये पावर ऑड में था, किसमें है, मतलब विषम है, तो ये -1 आएगा। अगर ये पावर सम होता, मान लीजिए 46 होता, तो ये +1 होता। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर ये मान लीजिए +45 होता, इसको 44 + 1 लिखते, तो ये सम में हो विषम में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 6 का 6 ही आता। लेकिन जब विषम रहेगा और यह माइनस रहा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस सवाल को, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये तीनों याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये तरीका ज़रूर याद रखिए। आपको मैं दोबारा समझाता हूँ इस तरीके को कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है, ये है 45 + 4, इसको हमें भाग करना है 44 से। तो ये तो नहीं कटेगा, हमें इस पे ध्यान देना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 44 - 1 का पावर 45 प्लस, तो देखिए 44 तो कट जाएगा, ये बचा -1। तो ये जो -1 का पावर करेंगे हम लोग क्या, 45 + 4, तो -1 अगर ये ऑड विषम है तो ये -1 आएगा। अगर ये 5 था, ये तो हमने ये गलती किया था, ये -1 आएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो 44 को 4 से भाग करेंगे हम लोग, तो ये हमारा जो बचा 4 बचा। लेकिन अगर ये 45 की जगह पे 46 होता, तो ये -1 की जगह पे +1 आता, +5 आता, तो ये 6 आता। तो उसका आंसर 6 होता, ठीक है। ये सवाल ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप के लिए और देखते हैं क्या है सवाल। तो अब हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो ये एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, और ये आखिरी पार्ट भी है, तो इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ मैं। तो इसमें बोला है इकाई अंक फाइंड करना। इकाई अंक मतलब ये होते हैं। तो इकाई अंक जब भी ऐसे फाइंड के सबसे सिंपल सवाल यही होता है इकाई अंक का, कि अगर ऐसे गुना हो बहुत सारे नंबर, तो इसमें अगर हमको सॉल्व करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 जितना भी आखिरी संख्या है सबको गुना कर देंगे। 7 × 1 × 9 × 4, सबको गुना करेंगे हम लोग। तो जब गुना करेंगे तो आएगा लास्ट में गुना करके 42। तो 42 का लास्ट बचा 2, तो 2 हमारा इकाई अंक है। ये सबसे सिंपल है। अब इसके बाद आता है थोड़ा डिफ़िकल्ट, जो कि ये पूरा है, तो इसे हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी अंक के अंत में 0, 1, 5, 6 हो, तो उसके ऊपर कितना बड़ा भी पावर आ जाए, जैसे मान लीजिए 111 के ऊपर अगर 2, 5, 2, 6, 7, 8, 9 1 भी आ जाए, तो भी ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये 5 ही रहेगा, ये कुछ भी हो। 0 रहता तो भी 0 होता, 6 रहता तो 6 ही होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 576 का पावर इतना है, तो इकाई अंक कितना होगा, तो लास्ट में 6 है, तो कुछ भी हो तो इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। अब अगला है, अगर इकाई अंक 4 या 9 हो, ठीक है, तो इसको समझने के तरीके कैसे हैं, देखिए थोड़ा अलग बनाया है इन्होंने, बट थोड़ा सा अलग मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आपको बहुत आराम से समझ में आ सकता है। तो देखिए 4 का अगर पावर 1 करेंगे हम लोग तो 4 आएगा, 4 का पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा, 4 का पावर 3 करेंगे 64, 4 का पावर 4 करेंगे 256, ठीक है। देखिए 4 6 का रिपीटेशन है। तो अगर 4 के ऊपर विषम पावर है, ठीक है, तो हमेशा इकाई अंक 4 होगा, और अगर 4 के ऊपर सम पावर है तो हमेशा इकाई अंक 6 होगा। उसी तरीके से 9 का पावर 9 होता है, 9 का 2 होता है 81, 9 का पावर 3 आपको ये होता है 729, ठीक है।
उसी तरीके से अगर 9 का पावर 4 भी करेंगे तो लास्ट में 9 इंटू 9 81 ही आएगा। तो इस तरीके से 9 1, तो अगर पावर 1 रहा, विषम रहा तो 9, सम रहा तो 1, 4 में पावर 1 रहा तो 4 में पावर अगर विषम रहा तो 4, 4 में अगर सम रहा तो 6। सेम चीज़ इसमें भी है। लेकिन तो अगर यहाँ पे देखिए क्या बोले, 4 का पावर 9 है, तो 9 729 क्या है, सम के विषम, तो विषम में क्या आना चाहिए 6, विषम में क्या आना चाहिए हमारा 4, मतलब एक विषम है तो विषम आना चाहिए 4। देखिए आंसर क्या है 4। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 2 3 7 4 हो, तो आप ऐसे संख्याओं के लिए क्या करिएगा, जो भी पावर हो उस पावर को आप 4 गुने, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग 4a प्लस b में। इसका मतलब क्या है कि उस संख्या के पावर को आप 4 से भाग करें। तो ये कितने बार में कटेगा, 110 बार में। तो ये आएगा, आप काट सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 110 गुने 4 प्लस 3, तो ये आ गया 4 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये पावर पे आप सिर्फ ध्यान दीजिए। तो अब आपके पास अगर यहाँ पे 2 है तो अब क्या करेंगे, 2 का पावर 4 गुने जो बचा हुआ था b, 2 का पावर 3, इसको गुना करिए, आएगा आपका 16, इसको गुना करिएगा 8, तो दोनों का इकाई अंक गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका कुछ ऐसा संख्या होता, मान लीजिए 361, और आपके पास ऊपर में होता 223, पावर में ये है और बेस में ये है, तो हम लोग पहले 361 को भाग करेंगे 4 से, तो कितना बार में कटेगा 9, 361 है तो 9 बार में 36 कट गया, और ये कुछ आएगा आपका 1 बज गया तो 90 है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 90 गुने 4 प्लस 1। तो यहाँ पे 3 था लास्ट में, 3 का पावर 4 गुने 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 4 कितना होता है 81, 81 गुने 3, इकाई संख्या गुना करिए, इसका 1, इसका 3 का 3 ही रह जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। अब ये जो आखिरी सवाल है, इसमें क्या है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं, इसको गुना, इसका इकाई संख्या निकालना है। तो पहले इसका इकाई संख्या निकालेंगे इस तरीके से 4a प्लस b से, फिर इसका इकाई संख्या निकालेंगे। अब देखिए इसमें 1 है, तो कुछ भी पावर हो हमेशा इकाई संख्या 1 ही रह जाएगा लास्ट तक। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे को हम लोग सॉल्व करते हैं, और इतने ही टाइप्स के सवाल है इसमें, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ये सब सीखने के लिए। जिस बुक के बारे में बात कर रहा था वो बुक ये है, तो ये बुक अगर आपके पास है तो ले लीजिए, वरना आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा, उस प्लीज़ उस लिंक में जाके अगर ऑर्डर करना है तो आप कर लीजिए, अगर ऑफलाइन खरीदे तो आप ऑफलाइन खरीद लीजिए। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट एक और वीडियो, अगले जितने भी चैप्टर, सारे वीडियोस के चैप्टर से कवर अप करेंगे, और बीच में हर दिन आपको सवाल मिलेंगे, कुछ इंग्लिश में सवाल, कुछ हिंदी में सवाल, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स हैं तो दोनों के लिए कुछ ना कुछ डाला जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके या हमारे फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत कुछ शेयर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे जीके और ये सब इंग्लिश के क्वेश्चंस, तो आप वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो और अपने दोस्तों को प्लीज़ बताएं इस चैनल के बारे में। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और अपने दोस्तों को बताएं। बेल आइकन बटन दबाने से शायद जो भी वीडियो हम डालेंगे आपके पास, तो हमेशा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने डाले हैं चैनल पे, तो प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जाके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पहले आप क्या करिए कि जाके पहले वीडियो खोलिए, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, उसमें क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, उसके बाद अगर आपसे बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, या नहीं बन रहा है तो आप जाके सारा सॉल्यूशन उसमें देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया आप लोगों के लिए।
और यकीन मानिए सिर्फ प्रैक्टिस ही ऐसा चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम निकाल के देगा, अदरवाइज़ और कोई तरीका नहीं है। आप कितना भी ट्रिक याद कर ले, एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला जब तक आप पेपर प्रैक्टिस और मैथ प्रैक्टिस नहीं करिएगा। जो भी नहीं आता है उसका प्रैक्टिस करें, दिन रात लगा प्रैक्टिस करें, बस प्रैक्टिस करें, तभी आपसे एग्ज़ाम निकलेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब and share with your friends. Thank you for watching and all the best for your exams.